आज हम सब चेक अनादरण के संबंध में जो कानूनी स्थिति है और बचाव जो रहेंगे, कैसे मुकदमों को हमें डिफेंड करना चाहिए, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो जो चेक अनादरण का अपराध है, ये प्रक्रम लिखित अधिनियम बना हुआ है। इसके अंतर्गत ये धारा 138 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अब हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि ये इस अपराध के आवश्यक तत्व क्या हैं। पहली बात तो है कि जो चेक है वो किसी वैध ऋण या दायित्व के पूर्णता या भागता पालन के संबंध में देना चाहिए। चेक जो है उसकी जो वैधता अवधि है वो 3 महीने है। पहले वैधता अवधि 6 महीने थी। जैसे आज कोई किसी ने चेक दिया तो वो अब 3 महीने तक वैध रहेगा। इसमें चेक जो होते हैं वो पोस्ट डेटेड चेक भी दिए जाते हैं। जैसे किसी को चेक देना है, आज हमारे खाते में पैसा नहीं है, तो हम अगली 4 महीने बाद की तिथि डाल के जो देते हैं उसको हम पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं। लेकिन पोस्ट डेटेड चेक की श्रेणी में तब आता है जब वो डेट आ जाती है, तब तक वो चेक की श्रेणी में नहीं आता है। वो सिर्फ एक सिंपल पेपर की तरह रहता है, क्योंकि अगर आप उसके पहले लगाओगे तो ना तो वो बाउंस होगा और ना वो कोर्ट उसको कोई एडमिट करेगा बैंक। तो जिस तारीख में वो आ जाएगी, जब तारीख पोस्ट डेटेड चेक की, तब वो चेक की परिधि में आता है। अब चेक बाउंस के अपराध के लिए जो अपन बोलते हैं चेक अनआर्टिस्ट ओनर ऑफ चेक्स, इसके लिए आवश्यक तत्व क्या है। सबसे पहले तो चेक को इसकी वैध अवधि के अंदर बैंक में पेश किया जाना नंबर 1 महत्वपूर्ण चीज है। वैध अवधि मतलब 3 महीने की है। दूसरी बात, खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण उसको का वापस आना, अनादृत होना। अब यहाँ ये भी बताना उचित होगा कि जो लॉ में लिखा है वो 138 आप लोग पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि अपर्याप्त राशि होने से वापस आया। लेकिन कोर्ट्स ने विभिन्न जजमेंट्स में ये बताया कि अगर हस्ताक्षर अपर्याप्त राशि से वापस आ गया, मतलब पर्याप्त राशि ने हमने 5 लाख का चेक दिया, खाते में 1 लाख है, तो वो ओनर नहीं होगा क्योंकि उतना पैसा नहीं है उसमें, तो वो वापस आ सकता है। लॉ में यही लिखा अपर्याप्त राशि। लेकिन बहुत सारे जजमेंट्स में कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी ने अकाउंट क्लोज कर दिया तो ये भी चेक बाउंस की परिधि में आएगा। खाता बंद कर दिया, हमने आपको चेक दिया और खाता बंद कर दिया, तो बहुत सारे जजमेंट है, ये भी आएगा। हस्ताक्षर में भिन्नता है, ये भी आएगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो, या स्टॉप पेमेंट कर दिया, हमने आपको चेक दिया, बाद में हमने स्टॉप पेमेंट कर दिया, तो ये भी अपराध की परिधि में आएगा। तो इसके लिए जैसे मैंने पहले बताया कि इसको वैध अवधि में पेश करना, इसके बाद उसको अनादृत होना, अनादृत होने के बाद जिस दिन अनादरण होने की सूचना आपको प्राप्त हो उसके 30 दिन के अंदर आपको नोटिस देना होगा सामने वाले को। नोटिस देने का उद्देश्य क्या है, इसको आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें कि चेक का जो अपराध होता है अनादरण का, ये चेक अनादृत होते साथ ही अपराध नहीं होता। जब नोटिस देने के बाद अगला आदमी पैसा नहीं देता, देन इट्स अमाउंट टू एन ऑफेंस, तब वो अपराध होता है। क्यों? उसका कारण ये कि व्यवसाय ट्रांजैक्शन में आदमी का लेन देन बहुत होता है। जैसे बड़े बड़े व्यवसायी हैं, तो मान लीजिए चेक दिया, आज आ रहा है खाते में, कल जा रहा है, तो वो जो नोटिस देने का कंसेप्ट था ये एक्चुअल में सिविल लॉ की तरह था कि हमने नोटिस दिया और बताया कि भैया ये आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आपने हमारा पेमेंट कर दिया, देन ऑफेंस ही नहीं है वो। अगर हमने जब मतलब जिस दिन, अच्छा इसमें ये भी देखना है कि जिस दिन हमको वो चेक बाउंस होता है, बाउंस होने की डेट से नहीं, रिसीट ऑफ दी चेक, बाउंस होने से की जो सूचना हमको प्राप्त हुई। मान लीजिए 3 तारीख को बाउंस हो गया बैंक में, लेकिन उसकी सूचना बैंक ने डाक से हमें 5 तारीख को दी, या हमने 5 तारीख को रिसीव किया, तो जिस दिन हमें अनादरण की सूचना मिली है उस दिन से 30 डेज गिनना है। इस बात को भी क्लैरिफाई अपन कर रहे हैं, ठीक है, कि अनादरण की सूचना से 30 दिन के अंदर हमको नोटिस देना है। नोटिस देने के बाद वो नोटिस जाएगा, लीगल नोटिस 15 डेज का, उसमें लिखा जाता 15 दिवसीय नोटिस। अगर वो 15 दिन के नोटिस के बाद रिसीव, या तो रिसीव करेगा या रिटर्न करेगा, 2 ही चीजें होंगी। देखिए, या तो लेगा या रिफ्यूज करेगा, या उसमें लिखवा सकता है कि दौर लोग दरवाजा बंद है, अनिश्चित काल के लिए बाहर गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में यह भी कहा है कि अगर कोई बंदा, आपने सही पते पे भेजा, बस आपका भेजना काम है, रिसीव कराना आपका काम नहीं है। अगर आपने सही पते पे भेजा है
और उसमें ये लिख के आ गया डोर लॉक्ड या रिफ्यूज्ड या अनिश्चित कार्गो बाहर गया, तो भी ये वो नोटिस की तामीली प्रज्यूम की जाएगी। फिर वो आपका कोर्ट में बताए कि भैया हमको नहीं मिला तो आप बाद में पैसे दे दो। तो वो मुद्दा इतना है कि वो अपन को भेजना अपना काम है, तो 15 दिन के अंदर अगर वो पैसा नहीं देता है तो 16वें दिन काज ऑफ एक्शन अराइज करेगा। जिस दिन लेगा या वापस करेगा उसके 15 दिन तक उसके हैं, 16वें दिन काज ऑफ एक्शन हो जाएगा और वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। फिर हमको 1 महीने के अंदर, देखिए यहां 30 डेज वर्ड यूज है कि अनादरण के बाद 30 दिन के अंदर नोटिस भेजना है, और वहां 1 मंथ है कि जिस दिन आपको नोटिस लिया या रिफ्यूज किया उसके 15 दिन में नहीं दिया तो 16वें दिन काज ऑफ एक्शन होगा। उसके जिस दिन हमारा वाद करना आज आरंभ किया तो 1 महीने के अंदर मुकदमा पेश करना है। अब इसमें यह भी है कि अगर हम किसी कारण से विलंब हो जाता हमको पेश करने में, तो हम लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 लगा के कारण बताते हुए और आवेदन लगाएंगे, शपथ पत्र लगाएंगे, तो कोर्ट उसको भी ले लेता है। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज और बताने वाली बात है कि अगर कोई मुकदमा प्री मैच्योर हम पेश कर देते हैं तो वैसे में हमारी कोर्ट फीस भी चली जाती है। प्री मैच्योर का मतलब कैसे कि 15 दिन का टाइम पूरा नहीं हुआ, हमने नोटिस भेजा और 15 दिन वेट नहीं किया, वेटिंग पीरियड 15 दिन है ना, फिर मुकदमा लगाओ और वेटिंग पीरियड में भी हमने लगा दिया मुकदमा, तो वो प्री मैच्योर हो गया क्योंकि मैच्योर नहीं हो पाया। तो सुप्रीम कोर्ट का, एमपी हाई कोर्ट का भी जजमेंट है फुल बेंच का, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर प्री मैच्योर मुकदमा पेश कर दिया तो वो आपका टेनेबल नहीं है, चलेगा ही नहीं। तो ऐसे में हम स्टाम्प ड्यूटी जो लगाते हैं, कोर्ट फीस लगाते हैं, वो हमारा कोर्ट फीस भी खराब हो जाता है। अब इसी बात में कोर्ट फीस की बात आई तो ये हम इस पे यहीं क्लियर कर दें कि मिस नहीं हो जाए कि इसमें कोर्ट फीस क्या लगती है। कोर्ट फीस जो शुल्क फिक्स है, पहले मैक्सिमम 1000 रुपये शुल्क था, 500 200 ऐसा था, लेकिन कोर्ट ने देखा कि लोग व्यवसाय अपना कर रहे हैं और पैसों की वसूली हमारे माध्यम से करा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट की मशीनरी, मतलब आज 138 के केस देखो आप तो एक एक कोर्ट में भरे पड़े हैं, एक कोर्ट के लिए है केस है। तो उन्होंने कहा अगर मतलब जुडिशरी का यूज कर रहे हैं आप पूरा मशीनरी का, तो आप पैसा भी तो चुकाओ गवर्नमेंट के लिए। तो अब ये फिक्स हो गया कि अगर 1 लाख तक का चेक है तो 5000 रुपये कोर्ट फीस लगेगी। अब तो ये स्टाम्प लगने लगा, पहले फिजिकल स्टाम्प लगता था। 5000 से जो ऊपर अमाउंट है 4 लाख तक का, उस पर 4% लगेगा। यानी 1 लाख अगर है तो 5000 हो गया, और मान लीजिए टोटल 5 लाख है तो कितना लगेगा, 4 चौको 16 और 5 21,000। मान लीजिए 5 लाख का चेक है तो 1 लाख तक 5000, उसके ऊपर जो अमाउंट है 5 लाख तक उसमें 4%, तो 2 लाख से ऊपर का 4 लाख हो गया, तो 4 चौको 16 और 5 21,000 रुपये लगेगा। और जो 5 लाख से ऊपर होगा जो भी अमाउंट होगा उसमें 3% लगेगा। तो ये कोर्ट फीस है, क्योंकि हमसे क्लाइंट पूछता है कई बार कि वकील साहब फीस कितनी लगेगी कोर्ट फीस, तो हमको पता तो होना चाहिए, नहीं तो हमने गलत बता दी, पता चला हमारा लॉस हो गया। तो हमें उसको ये भी बताना है। कई लोग क्या करते हैं, सीधा 5% बता देते हैं जिनको नहीं पता है, या 5% लगा देते हैं या कम लगा देते हैं। तो ज्यादा लगाने भी कोई मतलब क्लाइंट को नुकसान हो रहा है, क्यों फीस जा रही है, कम लगाने भी नहीं, कम नहीं लगाना चाहिए, हमें बाद में पूरा लगाना पड़ेगा। तो ये कोर्ट फीस है। अब जब इसमें क्या होता है कि अपन जो नोटिस है, नोटिस में क्या लिखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण चीज है। हमको जो भी डिफेंस लेना है वो आपके नोटिस से शुरू हो जाता है। नोटिस इज द फाउंडेशन ऑफ दैट केस। नोटिस में हमें लिखना चाहिए कि हमें आपने इस तारीख को इतना पैसा हमसे लिया था, या पैसा नहीं लिया था, आपने हमारी दुकान से इतना माल लिया था। भाई पैसा किस बात का था, आपने हमसे कर्जा लिया या कोई माल उधार लिया, कोई दायित्व, लीगल लायबिलिटी क्या थी आपकी, तो लिखना पड़ेगा इस तारीख को आपने हमसे इतने पैसे नगद लिए, उधार लिए, या आपने कोई माल लिया, सामान लिया, उसका आपको हमारा पैसा देना था, और वो पैसा के संबंध में आपने हमको ये चेक दिया था नगद न देते हुए, और ये चेक को हमने बैंक में लगाया, वहां से इस कारण से ये अनादृत हो गया। जो भी सो कारण हो उसमें लिखा हो, आपका पर्याप्त राशि, अकाउंट क्लोज, स्टॉप पेमेंट, इसके कारण से वापस आ गया। अब इसलिए आपको सूचना दी जाती है कि आप इसको हमको नगद भुगतान करके और आप अपना चेक वापस ले लें और नगद हमको भुगतान कर दें, प्राप्ति हमसे ले लें। और उसमें ये भी लिखा जाता है या अपने आप अकाउंट में डाल के हमको इन्फॉर्म कर दें ताकि हम दोबारा लगा दें इसको। अदरवाइज 15 दिन की मान बीतने के बाद ये हम आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे। बेसिक सब्सटेंस ये है, फिर आप कुछ भी लिखते जाओ। इसमें एक और चीज करना चाहिए कि नोटिस में अपन को अगर किसी के सामने नगद पैसा दिया है तो नोटिस में उन साक्षियों के नाम भी लिख देना चाहिए
क्योंकि अपन जो साक्ष्य सूची देते हैं बाद में उसमें नाम रहते हैं। तो वो ये पूछता है वकील सामने वाला कि देखो आपने इस जो नोटिस दिया उस नोटिस में आपने गवाहों के नाम नहीं लिखे या आपने गवाह प्लांट कर लिए हैं, तो अपन को लिखना चाहिए कि आपने फला तारीख को हमसे इतने रुपये नगद मांगे थे, किस स्थान पे मांगे थे, हमारे घर पे या आपके घर पे, तो हमने फला व्यक्ति के सामने आपको इतने रुपये नगद दिए थे, और ये चेक भी आपने फला व्यक्ति के समक्ष हमको दिया था। चेक देने के समय अलग विटनेस भी हो सकता है, पैसा देने के समय अलग विटनेस भी हो सकता है। तो मतलब अगर प्लीड हम वहीं से कर दें, क्योंकि कई बार हमारी अच्छी प्लीडिंग ना होने से मुकदमा लॉन्च कर जाते हैं, तो वहीं से अपन प्लीड करें। तो ये नोटिस दें, नोटिस देने के बाद हम उसको अपना परिवार ड्राफ्ट करके परिवार न्यायालय में उसको पेश करें। अब इसमें जो बेसिक आदमी के बचाव रहते हैं, बेसिक बचाव क्या होते हैं? चेक बाउंस में अब ज़्यादा बचाव नहीं बचे हैं। चेक बाउंस के बचाव ये है कि हमने आपको सिक्योरिटी चेक दिया था और आपने उसका मिसयूज कर लिया, या मेरा चेक खो गया था तो खोया हुआ चेक। तो अब अगर किसी व्यक्ति का चेक खोया है, समझिए आप, तो जैसी चेक खोता है उसको तत्काल पुलिस में इंटीमेट करना चाहिए, उसकी पावती लेना चाहिए। इसके बाद जब उसको लीगल नोटिस मिलता है किसी का, तो उसको उसका रिप्लाई भी देना चाहिए कि भैया ये जो आपने नोटिस दिया, ये चेक तो मेरा गुमा हुआ चेक था, मैंने पुलिस को इंटीमेट किया था और आपने उसका नोटिस दिया, मैं आपके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा। तो फिर अपन को उस पर यह भी करना चाहिए कि अपन को इस्तगासा करना चाहिए। जैसे पता चला कि किस व्यक्ति ने चेक लगाया है, किसको मिला है, हम क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी कर देते हैं, पुलिस को हमने सूचना दे दी, इसके बाद हमने नोटिस का जवाब भी नहीं देते हम कई बार। तो भाई अगर आपका वास्तव में चेक खोया हुआ था तो आपको तत्काल पुलिस को इंटीमेट करना चाहिए था। आपको इसके बाद जैसे ही नोटिस आया तो पता चल गया कि किसको मिला वो चेक, तो आपको उसको लिख के देना चाहिए कि भाई ये चेक आपको मिला है, हमारा तो खोया हुआ चेक था, आपने सिर्फ भर लिया है, मिसयूज किया है इसका। इसके बाद आपको कोर्ट में एसपी को सबको देने के बाद आपको कोर्ट में परिवाद भी पेश करना चाहिए चीटिंग का, कि इन्होंने मिसयूज किया है हमारा। और वो कंप्लेंट अगर आप साथ में चलेगी, उसी कोर्ट में आप ट्रांसफर करा लीजिए जहां पर 138 का केस चल रहा है, तब आपको प्रॉपर डिफेंस उसका मिलने वाला। अदरवाइज सिर्फ एक लिख देने से कि मेरा खो गया था, गुम गया था, कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। कोर्ट लिख देता है कि ये सब फेक डिफेंस है। सिक्योरिटी चेक है तो सिक्योरिटी चेक को आपको प्रमाणित करना पड़ेगा कि भाई सिक्योरिटी चेक हमें किस बात के लिए दिया था, कैसा दिया था। अब कई बार क्या होता है, हमेशा याद रखना चाहिए, कोई भी चेक देने के पहले ब्लैंक चेक कभी नहीं देना चाहिए आपको। अगर हम भी क्लाइंट को सलाह देते हैं तो कभी ब्लैंक चेक नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उसमें कुछ भी अमाउंट भर सकता है। तो हम कहते हैं ठीक है, अगर उचित है तो नाम और आप डेट छोड़ दो, पोस्ट डेटेड भी हो सकती है, डेट छोड़ दो आप, लेकिन नाम भर दो। भाई आजकल देखिए क्या हो रहा है, आपसे हमारा लेना देना है, आपने ब्लैंक चेक ले लिया हमसे, अमाउंट अपना भरा, किसी थर्ड पर्सन से हमने पेश करा दिया जिसको हम जानते भी नहीं है, जिससे हमारा कोई वास्ता भी नहीं है। और आजकल जो अपराधी टाइप के लोग हैं उनको लोग चेक बेचने लगे हैं, देने लगे हैं। वो चेक ले लेते हैं, बोले हम वसूल करके तुमको दे देंगे। ये ट्रेंड चल रहा है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि चेक में नाम और अमाउंट अपने साइन के साथ भरना चाहिए। डेट आप छोड़ दो, पोस्ट डेटेड हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो कम से कम हमारा 5 लाख का देनदारी हो, 10 लाख तो नहीं भर पाएगा कोई आदमी। या मेरा आपसे एक ट्रांजेक्शन है, अगले आदमी से ट्रांजेक्शन हम सो भी नहीं कर पाएंगे कहीं से भी, तो नाम किसी का और का ना हो। तो नाम भैया आप बता दो ना, आपके अगर ब्याज सहित कितने बनते हैं उतने लिखे दे रहे हैं, लेकिन हम ब्लैंक चेक ना दें, वो हमारे लिए घातक है। अब 138 में तो उसका परिभाषा है। इसके बाद 139 सेक्शन ये कहता है कि अगर किसी को चेक दिया गया है तो जो चेक का धारक व्यक्ति है उसके बारे में अवधारणा होगी कि वह किसी ऋण, वैध ऋण या दायित्व के अधीन ही दिया गया है। ये प्रजम्पशन जो है, कानून प्रजम्पशन करेगा, अवधारणा करेगा। हमने चेक आपको दिया, अब शेख जी को मान लीजिए मैंने चेक दिया, तो वो ये पेश करेंगे तो कोर्ट ये प्रारंभिक रूप से अवधारणा करेगा कि हमने किसी दायित्व के अधीन, इनका कोई ऋण लेना देना होगा तो हमने उसके अधीन दिया है इनको। ठीक, अब ये जो प्रजम्पशन है ये रिवोकेबल है, खंडनीय है। खंडन किसको करना है? अभियुक्त को करना है। जिसने चेक दिया है तो खंडन करेगी, साहब ये मेरा गुमा हुआ चेक था, ये मेरा सिक्योरिटी चेक था, ये उसको खंडन करना है। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहा हूं, जो कोर्ट भी कंफ्यूज्ड है आज तक और वकील भी कंफ्यूज्ड है। प्रजम्पशन क्या है? प्रजम्पशन किस बात का होगा? प्रजम्पशन सिर्फ लीगल डेप्ट या लायबिलिटी का होगा, ठीक है ना।
कि कोई विधिक ऋण या दायित्व का है, लेकिन आपका वो ऋण या दायित्व अस्तित्व में था कि नहीं था, इसका प्रिजम्पशन नहीं होगा। ये प्रूव करना पड़ेगा कंप्लेनेंट को, ये कोई नहीं जानता। इसी पे मुकदमे हार रहे हैं लोग। मेरे पास उस दिन पर्याप्त पैसा था या नहीं था, ये कौन प्रूव करेगा? इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 269 ये बोलता है कि 20,000 से ज्यादा का नगद ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। अगर हमने किसी को पैसा दिया है तो हमको अपने आयकर में उसको मेंशन करना चाहिए कि मैंने फला व्यक्ति को इतना लाख रुपए, 1 लाख रुपए इस साल दिया। हम उन चीजों में जेरा नहीं करते, वहां कहना चाहिए, हमको पूछना चाहिए। आप समझिए। तो इन चीजों को अपन को देखना है कि पहले मुझे सिद्ध करना है। मैंने कहा कि मैंने जेके आसू को 2 लाख रुपए नगद दिए, तो पहले मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे पास उस दिन 2 लाख रुपए नगद कहां से थे। मैंने अपने बैंक से निकाले थे, मैं क्या व्यवसाय कर रहा था कि घर में थे, इतने नगद हम दे नहीं सकते तो क्यों दिए हमने भाई? किस इसके बाद हमने कोई लिखा पढ़ी कराई, कोई रुक्का लिखवाया इनसे, कोई एक स्टाम्प पे लिखवाया कि ऐसे दे दिए। 5,000 भी कोई देगा तो लिखा पढ़ी करेगा, ऐसे नहीं दे देगा। या हमने जरिए अकाउंट ट्रांसफर किए इनको। भाई सबसे अच्छा है किसी को लेन देन करना है, हम जरिए अकाउंट ट्रांसफर करें, उसका प्रूफ कभी खत्म नहीं होता। प्रूफ नहीं करना पड़ता कि मेरे पास उतना पैसा था कि नहीं था। तो जो मैं बता रहा था कि जो प्रिजम्पशन है, पैसा था या नहीं था, ये प्रिजम्पशन नहीं, कोर्ट भी कंफ्यूज्ड है इसमें और हम भी कंफ्यूज्ड हैं। और ये कहते हैं सब कुछ सिद्ध करना है उसको। सबसे पहले परिवादी को यह सिद्ध करना है कि मेरे पास उतना पैसा उस दिन देने के लिए था, धन था, मैं कहां से लाया था। मैं अपने अकाउंट स्टेटमेंट पेश करूं, मैं अपनी बैंक की पासबुक पेश करूं, मैंने कोई गल्ला बेचा था तो भैया उसकी रसीद पेश करूं, इतना मैंने पैसा रखे हुए था घर में, कहां से लाया था मैं पैसा इतना, कोई लिखा पढ़ी पेश करूं ताकि प्रिजम्पशन हो सके। भाई दायित्व तो था ये तो मानेगा कोर्ट, प्रिजम्पशन दायित्व तो का है, बट वो पैसा था या नहीं था ये नहीं है। इसके अलावा इसमें 2 और महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, एक होता बर्डन ऑफ प्रूफ है, एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। अपन ने एविडेंस एक्ट में पढ़ा होगा कि प्रमाणित करने का भार किस पे है? परिवादी पे ये प्रमाणित करने का भार है कि मेरे पास उतना पैसा देने के लिए उतना धन था, मैंने कहां से दिया। अगर उसने ये प्रमाणित कर दिया तो बर्डन पूरा आरोपी के ऊपर आ जाता है कि वो प्रमाणित करे कि भैया उसने खंडित करे। तो अब प्रमाण का जो भार है वो शिफ्ट होता है। लेकिन अब दोनों में स्थिति अलग है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, मानक क्या है प्रमाण का, देखिए दोनों में भिन्न है। अगर अपन ये देखें कि जैसे क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ में अभियोजन को सिद्ध करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, संदेह से परे, मतलब कोई भी संदेह नहीं है कि इस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है, ठीक। लेकिन अगर मुलजिम को कुछ खंडन करना हो तो मुलजिम को अधिक संभावनाओं की प्रबलता तक खंडन करना होता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं करना होता। समझिए आप। इसी प्रकार 138 के प्रकरणों में जो खंडन करना होता है, परिवादी को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की स्थिति है, लेकिन आरोपी को जो खंडन करना है कि मेरे पास मैंने इससे पैसा नहीं लिया, खो गया, गुम गया, चेक जो भी है सिक्योरिटी का, तो उसको सिर्फ अधिक संभावनाओं की प्रबलता के आसपास ही साक्ष्य से, परिवादी के साक्ष्य से भी कर सकता है, अपनी साक्ष्य से भी कर सकता है, जिरह से भी कर सकता है। मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक व्यक्ति कहता है कि मेरे अमुक व्यक्ति से बहुत अच्छे संबंध थे, पारिवारिक संबंध थे, इनको मैंने 5 लाख रुपए दिए। अब आप जब जिरह में पूछते हो कि भाई आप पैसे कहां से लाए, क्या काम करते हो, कोई काम नहीं करते, पैसे कहां से लाए, पता हमारे पास रखे थे, कोई बैंक का पासबुक नहीं दिया, अकाउंट का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अब आपने पूछा उससे कि भाई उसकी पत्नी का नाम क्या है, उसके बच्चों का नाम क्या है, उसके माता पिता का नाम क्या है, भाई बहन कितने हैं, उनका घर कहाँ है, अब कुछ नहीं बता पा रहा है। समझिए आप। तो आपने एविडेंस से ये प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं पैदा कर दी कि हमारे इनसे कोई पारिवारिक संबंध नहीं है जो वो प्लीड करके आया हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि आपको ही कोई एविडेंस लीड करना है, आप जिरह से भी वो अधिक संभावनाओं की प्रबलता का मतलब क्या है कि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति जो ये माने कि किसी तथ्य का अस्तित्व था या नहीं था, यही तो है कि हम जिरह से भी ये चीज ला सकते हैं कि जो ये बेसिक बता रहा है कि मेरे प्रगाढ़ संबंध थे, मैंने पैसे दिए, तो ना तो ये मुझे हमें जान रहा है, ना हमें परिवार को जान रहा है, ना कोई प्रूफ बता रहा है पैसे कहां से लाया। तो इसका मतलब है कि कोई लीगल लायबिलिटी नहीं थी, या ये इसके पास कोई पैसा नहीं था, या ये जो डिफेंस ले रहा है कि उसका सिक्योरिटी चेक था, गुमा हुआ था, या किसी और को दिया था, उसका मिसयूज किया गया। तो हम एविडेंस से ला सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई
हमने कंप्लेंट करी है तो उससे भी हम कर सकते हैं, नोटिस भी ला सकते हैं। ये एक प्रिजम्पशन का नियम है जिसको हम खंडन कर सकते हैं। ये इसमें अब बात आता है कि इसमें जुरिडिक्शन क्या होगा। अब पहले जुरिडिक्शन भिन्न भिन्न तरीके के जजमेंट्स आए, अब लॉ में अमेंडमेंट भी हुआ है। अभी बीच में कुछ बाहर के केस थे वो ट्रांसफ़र कर दिए उन्होंने, तो वो उसका जुरिडिक्शन के लिए अब ये है कि जहाँ जो चेक दिया गया है, जहाँ पाने वाले का बैंक खाता है वहाँ पे, जैसे हमको चेक कहीं भी दिया गया लेकिन हमारा खाता यूनियन बैंक छतरपुर में है, हम छतरपुर में कलेक्शन को लगाते हैं, तो हम यहाँ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का पेश कर सकते हैं। कई ऐसा भी हो सकता है एक व्यक्ति के कई जगह खाते हैं, या कोई कंपनी है, कंपनी के नाम पे चेक दिया, या मुझे चेक दिया मेरे कई जगह खाते हैं, छतरपुर में, नौगांव में, बिजौर में, कहीं भी है, तो उस जहाँ भी मेरा खाता है, मेरी ब्रांच है कंपनी की, मैं वहाँ लगा सकता हूँ। कंपनी को यही होता है चेन्नई के चेक यहाँ लगाते हैं, यहाँ का चेक चेन्नई लगाते हैं, कैसे लगाते हैं वो ये, या जहाँ पर सामने वाले का खाता है सिर्फ जुरिडिक्शन वहाँ है, वहाँ के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के हम पेश कर सकते हैं। एक प्रावधान अभी इसमें ये भी जोड़ा है, 143A का नया प्रावधान जोड़ा है। उसमें यह है कि जब चेक अनादरण का मुकदमा लगाया जाता है तो मुकदमा लगाने के बाद कोर्ट सामने वाले को ये ऑर्डर कर सकता है कि आप 20% तक राशि, जो चेक अमाउंट का 20% हो, वो उसको इंटरिम प्रतिकर के रूप में दे दें, और वो उसको 60 डेज में देना है। और अगर 60 दिन में नहीं देता, कोई कारण बताता, तो 30 दिन और बढ़ा सकते हैं, मतलब 90 दिन में अदा ही करना है उसको। नहीं तो कोर्ट उसका वारंट भी जारी कर सकता है, उसकी जमात से जब्त कर सकता है, वो कोर्ट का अपना डिस्क्रिप्शन है, लेकिन करना है। ये कंपाउंडेबल ऑफेंस भी है, राजीनामा योग्य अपराध है, इनमें राजीनामा भी हो सकता है किसी भी स्टेज पे। लेकिन अब ये गौर करना पड़ेगा कि समन शुल्क का भी प्रावधान इसमें है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उसमें क्लैरिफाई किया कि अगर आप चार्ज के पहले तक कंप्रोमाइज करते हैं तो आपको प्रारंभिक स्टेज पे तो आपको कोई भी कंपाउंडिंग शुल्क नहीं देना, लेकिन अगर चार्ज के बाद आप करते हैं तो आपको 5% राजीनामा शुल्क देना पड़ेगा। वो राजीनामा शुल्क आपको बता दें, लीगल एड कार्यालय में जमा होता है, वहाँ रसीद कटती है विधिक सहायता केंद्र में, क्योंकि वहाँ से लिटिगेंट को मदद मिलती है, तो वहाँ जमा होगा और रसीद कोर्ट में पेश करेंगे। अब अगर एविडेंस के बाद करते हैं, एविडेंस हो गई मान लीजिए पूरी, लास्ट स्टेज में करते हैं कोर्ट में, तो 10% भी लगता है उसमें। अपीलेट स्टेज में करते हैं अपन तो 15% भी लगता है। लेकिन अगर हम लोक अदालत में राजीनामा करते हैं तो उसमें भी एमपी हाई कोर्ट के जजमेंट है कि आपको कोर्ट उस पर छूट दे सकती है, मिनिमम से मिनिमम कर सकती है। उनको लगा कि इन्होंने सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण दिखाते हुए इसको लिटिगेशन को निपटा रहे हैं, तो मैं जो जो लॉ की बिंदु आपको बता रहा हूँ, जजमेंट्स में इसलिए कोर्ट नहीं कर रहा हूँ, उसमें बहुत टाइम लगेगा। ये मैं जिन बिंदु में बात कर रहा हूँ मैं सब मैं लॉ दे सकता हूँ आप लोगों को, बाद में आप पूछ लीजिएगा। तो इसमें 1% भी कोर्ट कर सकता है, 2% भी, 5% और 10% को रिड्यूस कर सकता है। तो लोक अदालत में 1 या 2% की कोर्ट फीस अपन देते हैं। इसमें जो बैंक स्लिप्स होती हैं उसके बारे में कोर्ट एक प्रिजम्पशन करेगा कि ये जो बैंक द्वारा दी गई है ये विश्वसनीय दस्तावेज, जब तक कि आप उसको प्रश्नांकित ना करें, जरूरत अगर कभी हो तो आप बैंक से बुला सकते हैं। तो 138 का जो अपराध है, अब इसमें कई बार प्रैक्टिकल चीज़ें ऐसी भी आती हैं, जैसे देखें आपको बताया, एक व्यक्ति ने पैसा लिया, किसी ने लेन देन किया, रोका लिया, अब उसने एक अपराध परिवाद पेश कर दिया, एक उसने सिविल सूट पेश कर दिया। तो स्थिति आती है कि क्या वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सिविल लिटिगेशन में भी वो मुकदमा जा सकता है। एक पहले लॉ की स्थिति ये थी कि एक साथ दोनों नहीं चल सकती, या तो आप क्रिमिनल चलाओ या सिविल चलाओ। अब स्थिति ये है कि वो सिविल वसूली के लिए मुकदमा कर सकता है और यहाँ वो क्रिमिनल कंप्लेंट भी कर सकता है, क्योंकि ये ऑफेंस है। तो एक पैसा उसको एक ही जगह से मिलेगा। इसमें क्या होता है कि 2 साल तक की सजा हो सकती है, और आपका जो चेक अमाउंट है उससे दुगने तक का कोर्ट प्रतिकर दिला सकता है। ब्याज भी दिलाएगा कोर्ट फीस भी दिलाएगा आपको जब ऑर्डर होगा। तो अब दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा एक स्थिति आ सकती है, मान लीजिए परिवादी ने, किसी ने पेश किया मुकदमा और वो खत्म हो गया, मर गया परिवादी, तो क्या होगा? क्या उसका पुत्र उसको या कोई उत्तराधिकारी बढ़ा सकता है? बिल्कुल, आवेदन दे करके उसको वो आगे कंटिन्यू कर सकता है।
नहीं तो वो तो क्योंकि लेन देन का मामला है, ये ऑफेंस तो है लेकिन वो लेन देन से रिलेटेड है। देखिए अब वहाँ बात आती पास ड्यूटी के सिद्धांत अपन ने पढ़ा होगा ना, एक पवित्र दायित्व का सिद्धांत लॉ में पढ़ा होगा अपन ने कि जो व्यक्ति वैध प्रतिनिधि है, उत्तराधिकारी वर्ड यूज नहीं है वहाँ सीपीसी में, आप देखना उसमें रिप्रेजेंटेटिव वर्ड यूज है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वैध प्रतिनिधि। 212 या कुछ में 210 में उसकी परिभाषा है शायद सीपीसी में। तो उसमें ये कि जो व्यक्ति किसी संपदा को पाने या उसको धारित करने, उसमें क्लेम करने का अधिकारी हो, आपत्ति करने का अधिकारी हो, या किसी व्यक्ति के कोई कर्ज को चुकाने का जो पास ड्यूटी हो उसका दायित्व हो, इसी कंसेप्ट को लेके ये था कि चूंकि सिविल लेन देन का मामला है तो उसका लेन देन का मामला है। क्योंकि देखिए टोटल जो क्रिमिनल है लॉ है, जहाँ टोटल ऑफेंस है, प्योरली ऑफेंस है, अगेंस्ट सोसाइटी ऑफेंस है, उसमें तो व्यक्ति के मरते ही साथ मुकदमा वेट हो जाता है। मान लो मर्डर केस में कोई अपराधी है तो उसके लड़के को सजा नहीं देंगे, लेकिन चूंकि ये कौसी सिविल और कौसी क्रिमिनल टाइप का लॉ रहता है, लेन देन से मामला रिलेटेड है, लीगल डेप्ट या लायबिलिटी की बात है, तो वो डेप्ट लायबिलिटी उसका कोई भी उत्तराधिकारी आगे कंटिन्यू कर सकता है। अब इसमें एक और चीज़ आती है, कई बार स्टॉप पेमेंट में एक इशू आता है कि लोग स्टॉप पेमेंट कर देते हैं और वो अपराध में भी आ जाते हैं। क्या ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि हम स्टॉप पेमेंट करें और अपराध भी ना बने? ऐसा भी हो सकता है। एक सुप्रीम कोर्ट का लीडिंग जजमेंट इसमें भी है। जैसे मान लीजिए ऐसा कब हो सकता है, हमारा आपका कोई लेन देन है, हिसाब किताब हुआ, हमने आपको एक चेक दिया, आपके जाने के बाद हमने फिर से हिसाब टैली किया, हमको लगा कि इसमें कुछ वाइब्रेशन है, गड़बड़ी है, तो हम इमीडिएट आपको लिखित में मैसेज से, मोबाइल से, आजकल तो आपका ईमेल है, सूचित करते हैं कि हमारा आपका जो हमने आपको चेक दिया है इसमें कोई भिन्नता है या लेन देन का कुछ भी वो है, इसलिए आप इसको बैंक में ना लगा, हम इसको स्टॉप पेमेंट कर रहे हैं। आप सूचना देने के बाद स्टॉप पेमेंट कर रहे हैं तो वो अपराध नहीं होगा, वो लगा भी देगा तो वो टेनेबल ही नहीं होगा। कई बार हमको कानून की बारीकियां देखना होती हैं। कई ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जिनको लगता है कि हमारे साथ कोई धोखा ना हो तो हम ऐसा कोई विकल्प भी करें। हमसे क्लाइंट इस तरफ भी का पूछता है, उस तरफ भी बचाव का भी पूछता है कि हमें अगर किसी को देना है साहब और ना देना पड़े, मतलब ऐसे भी लोग सलाह लेने, हर प्रकार के लोग आते, हालांकि गलत सलाह देने की अपन को जरूरत नहीं है, देना सही है। तो इस टाइप की स्थितियां भी हमारे सामने आ सकती हैं। इसके अलावा जो इसमें चेक का, जो अभी आंसू भैया ने थोड़ी देर पहले पूछा, बात किया था कि चेक कितनी बार हम लगा सकते हैं। 3 महीने की अवधि में हम कितने बार भी खाते में चेक लगा सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज हमने चेक लगाया, बाउंस हुआ, आपको सूचना दी, आपने हमसे कहा कि साहब हम खाते में पैसे डाल दे रहे हैं, कल डाल जाएंगे, आप लगा रहे, परसों हमने कल लगा दिया, फिर नहीं डाले आपने, फिर उसने कहा फिर हम डाले दे रहे हैं, तो उसमें लिमिटेशन नहीं है। और एक और है कि लीगल नोटिस है, लीगल नोटिस हमने जारी कर दिया तो वो लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है। अब स्थिति ये भी बनती है कि मान लीजिए हमने एक बार लीगल नोटिस दे दिया और फिर हमको अगले आदमी ने कहा फिर डाल दो, तो हम 3 महीने के अंदर जो भी डालेंगे वहाँ से लिमिटेशन आपका कवर रहेगा। तो जजमेंट आया तो उसने ये कहा था कि ये नहीं है कि लीगल नोटिस एक बार दे दिया तो, क्योंकि पहले स्ट्रिक्ट लॉ था, एक बार आपने लीगल नोटिस दिया तो दोबारा आप चेक को कलेक्शन के लिए नहीं डाल सकते, तो वहाँ पर लिमिटेशन वहीं से स्टार्ट कर जाएगा, रन कर जाएगा। फिर बाद में जजमेंट में कहा कि उन्होंने कि नहीं, आप जितने टाइम है उस टाइम में आप कितने बार भी डाल सकते हो, लगा सकते हो। आप इसको तो लिटिगेंट को आप बाध्य कर रहे हो कि वो कोर्ट ही जाए, अगर उनका बाहर से सॉर्ट आउट हो रहा है तो होने दीजिए मामला। तो इस प्रकार से चेक अनादन का जो मुकदमा है वो, इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ आती है। जैसे कल त्रिपाठी जी एक एप्लीकेशन लेके आए थे मेरे पास, एक मुकदमा फाइनल आर्गूमेंट पे लगा हुआ है, सामने वाले वकील साहब ने उसमें लिख के लगाया है कि हम इसकी जो इबारत है चेक की वो भिन्न स्याही में है, भिन्न लिपि में, हम उसकी जांच कराना चाहते हैं। तो इस प्रकरण लिखित अधिनियम की धारा 20 ये कहती है कि अगर कोई अधूरी या अलिखित हस्ताक्षर लिखित किसी को या चेक दी जाती है और उसमें बाद में कोई इबारत भरी जाती है तो ये माना जाएगा कि उसके निर्देशन में ये भरी गई है। इसमें भी अपने MP हाई कोर्ट के 2 जजमेंट हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप हस्ताक्षर स्वीकार कर रहे हो तो शेष इबारत को आप डिस्प्यूटेड नहीं कर सकते,
ये माना जाएगा कि आपके निर्देशन में ही उसको रुपए या पैसा या नाम भरा गया है। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि आप लिख करके दो, अगर लिख के नहीं दो तो आपके ऊपर ही बंधनकारी है, ये माना जाएगा कि इतने रुपए आपके कहने में भरे गए, ये प्रजम्पशन है। इस प्रकार से चेक अनादरण का जो मुकदमा है उसमें हमको बेसिकली ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको 3 महीने की जो वैध अवधि है उसमें पेश करा दें। अनादरित होने की सूचना मिलने के 30 दिन के अंदर उसको नोटिस दे दें। नोटिस 15 दिवसीय होगा। नोटिस पाने या वापसी आने के 1 महीने के अंदर मुकदमा लगा दें। अगर लेट हो रहा है तो लिमिटेशन एक्ट का लगाएं। प्री मैच्योर मुकदमा ना लगाएं, लिमिटेशन में प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी लगाएं। हम ये देखें कि प्रॉपर कोर्ट का जुरिडिक्शन भी प्रॉपर हो, कहीं भी नहीं लगा दें। जहाँ खाता हमारा है या जहाँ खाता अगले का है वहाँ हम उस चेक को लगाएं। इसके अलावा हम प्रारंभिक कथन का शपथ पत्र लगाते हैं। इसमें आपको ये भी प्रोविज़न है इस एक्ट में कि जो 145 में कि जो इसमें साक्ष्य होगी वो शपथ पत्र पे होगी, परवादी उसके साक्षी होगी। लेकिन आरोपी और उसके साक्षियों के साक्ष्य पर उसमें नहीं होगी शपथ पत्र, वो डायरेक्ट ही चीफ कराएंगे अपना। तो हम एक पंजीयन का शपथ पत्र भी शुरू में देते हैं, तत्काल रजिस्टर्ड हो जाता है। इसमें कोरियर से भी जा सकते हैं, डाक से भी जा सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी दिया है कि कोर्ट को जल्दी निराकरण करना चाहिए इसमें, और इंडियन बैंक एसोसिएशन का एक जजमेंट है। और इसमें कोशिश करना चाहिए कि रजिस्ट्री से, कोरियर से, स्पीड पोस्ट से, जिस ढंग से उसकी जल्दी तामीली हो जाए करा दें, और जल्दी जमानती वारंट, गिरफ्तारी वारंट करके तो शॉर्ट आउट जल्दी करना चाहिए। तो ये तरीके इसके हैं। कंपाउंडेबल राजीनामा कर सकते हैं, हमने कंपाउंडेबल का भी आपको बता दिया। डिफेंस हम क्या ले सकते हैं, प्रजम्पशन किस बात का होगा, ऐसा नहीं कि धन है कि नहीं उसका भी प्रजम्पशन हो जाएगा, क्या खंडन करना है, किस सीमा तक अपन को खंडन करना है। ये सारी चीज़ें जो बेसिक कंसेप्ट है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। जिरह में भी हमें क्या पूछना है, इस चीज़ का भी हमें देखना है कि भाई आपको हम किन किन बिंदुओं में जिरह कर सकते हैं केस में। आर्गूमेंट में भी हम उन लॉ को पढ़ें, उस लॉ को प्लीड करें, इसके बाद हम प्रिपेयर होकर कोर्ट में जाएं। क्योंकि जब हम प्रिपेयर होकर कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट भी रिगार्ड करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो और हम मेहनत करें, हमें समझ में नहीं आता तो हम किसी से भी पढ़ें, पुस्तकों से पढ़ें, किसी से सीनियर से पूछें, बट प्रिपेयर होकर जाएँ। क्योंकि प्रिपेयर होकर नहीं जाते हैं तो हमारा जो मुकदमा हम हार सकते हैं। लिटिगेंट इज़ दी मेन पर्सन। देखिए, लिटिगेंट के कारण हमारा और कोर्ट का अस्तित्व है। अगर लिटिगेंट नहीं है तो कोई नहीं है, इसलिए हमको बेस्ट करना चाहिए अपना। ये आज चेक अनादरण के संबंध में संक्षिप्त जानकारी थी। आप लोगों को यहाँ आए और आप लोगों ने इसको शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नए मौजूद पर बात करें।